साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के गांव डुंगटी का किया दौरा। कहा, सीमावर्ती गांव का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जो भी प्रस्ताव केंद्र को मिलेंगे उन पर होगा काम। क्षेत्र में कृषि और पशुपालन विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने हरियाणा को लस्टर लॉस और टूटे गेहूं की खरीद में दी छूट। गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल। 48 से 72 घंटों में किसान के खातों में होगा सीधा भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हर कदम पर खड़ी है किसानों के साथ। मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का लिया निर्णय। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 149 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, फूड फेस्टिवल का किया जाएगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में नल कनेक्शन देने का आंकड़ा 50% के पार। बुंदेलखंड के बाद अब प्रदेश के 2 दर्जन जिलों में योजना ने पकड़ी रफ्तार। ग्रामीणों को हर घर जल पहुंचाने के लिए 53 जिलों में भी पूरे किए जा रहे हैं काम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र की पूर्वी सीमा के आगे के गांव डुंगटी का दौरा किया। यहां जनसंवाद के दौरान तोमर जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी तथा सुझाव लिए। वहीं उन्होंने आईटीबीपी पोस्ट व केवीके न्योमा का दौरा किया। डुंगटी में जनता के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। तोमर ने लद्दाख के स्वास्थ्य विभाग, भेड़ पालन और पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, न्योमा सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। तोमर ने केवीके न्योमा का दौरा किया और कहा कि ये क्षेत्र कृषि पशुपालन दोनों दृष्टि से अनुकूल है। केवीके के इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो कृषि को आगे बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील है। उन्होंने कृषि को उन्नत कृषि में बदलने पर जोर दिया ताकि किसानों को अधिक मुनाफा हो। साथ ही केंद्र की कृषि एवं किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी भी क्षेत्र के किसानों के हित में दी। तोमर ने माइक्रो इरिगेशन यूनिट और मशरूम लैब का शुभारंभ किया तथा ग्रीन हाउस यूनिट का अवलोकन किया। उन्होंने नल जल योजना के हितग्राही के घर का दौरा कर उनसे योजना के फायदे के बारे में भी चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों विशेषकर गेहूं की फसल में लस्टर लॉस या दाना टूटने के नुकसान के मद्देनजर खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हर व्यक्ति जोखिम में रहता है। जब तक फसल खेत खलिहान से किसान के घर नहीं आती तब तक किसान असमंजस में रहता है। उन्होंने कहा कि ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला है और किसान इस पर भी अपनी फसल की खराबी की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तस्दीक के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इस बार भी मई तक पूरा मुआवजा किसानों के खाते में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं के एक एक दाने की खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं में उसमें लस्टर लॉस हो या टूटा हुआ दाना हो, उसके अनुरूप मानदंड में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां 48 से 72 घंटों में किसान की फसल खरीद का भुगतान किया जाता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जाएगा। योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमिनार, फूड फेस्टिवल, रोड शो किए जाएंगे। मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खान पान की संस्कृति के केंद्र में थीं। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्राय कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने से मिलेट फसलों की मांग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही 22 जिलों में 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाकर नई उपलब्धि अपने नाम की है। इन जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर समेत बुलंदखंड के 7 जिले और विंध्य क्षेत्र का मिर्जापुर जिला भी शामिल है। सरकार की मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना से प्रत्येक ग्रामीण तक नल से जल पहुंचाने की है। इस मुहिम में उत्तर प्रदेश में मंगलवार तक 89,16,379 परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक 2,65,40,370 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देना है। लक्ष्य के प्राप्ति के लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग बचे हुए 53 जिलों में भी तेज गति से ग्रामीणों को हर घर जल पहुंचाने के कार्य को पूरा करा रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। अहमदनगर जिले में खेतों को हुए नुकसान की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि मूल्यांकन रिपोर्ट जल्द ही तैयार की जाएगी और कोई भी किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और घोषणा की है कि 5 दिन तक लगातार 10 मिलीमीटर तक बारिश से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया कि प्राकृतिक आपदा के कारण जिन परिवारों के घर ढह गए हैं उन्हें पक्का घर मिलने तक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए। एपिडा ने अपने ट्वीट पर जानकारी दी है कि सीजन की पहली खेप अल्फांसो और केसर आमों को महाराष्ट्र से अमेरिका को निर्यात किया गया है। दरअसल हापुस यानी अल्फांसो आम का मुख्य उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत से हर साल औसतन 400 करोड़ रुपए का आम एक्सपोर्ट किया जाता है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं कि सिक्किम के 98 वर्षीय किसान तुलाराम उप्रेती के बारे में, जो पिछले 8 दशकों से केवल जैविक खेती ही कर रहे हैं। तुलाराम उप्रेती उर्वरकों का उपयोग किए बिना जैविक रूप से खेती करने में अग्रणी हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। मैं इस वक्त एक पॉली हाउस में हूं।
पॉली हाउस वो जगह होती है जहां पर तापमान को नियंत्रित करके किसी भी प्रकार की फसल को या किस्म को पैदा किया जाता है। और पॉली हाउस की मांग आज दुनिया भर में बहुत तेज गति से बढ़ी है, खासकर से ऑर्गेनिक खेती के लिहाज से, जहां पर तापमान को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है। भारत में भी ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत कुछ काम हुआ है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में ऑर्गेनिक खेती करने वाला इकलौता राज्य है और ये मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। ये बात न सिर्फ सिक्किम के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन सिक्किम को इस मुकाम तक लाने के लिए जिन तमाम लोगों ने काम किया है, उनमें से एक है तुलाराम उप्रेती, जिनके इस काम को, ऑर्गेनिक के लिए किए गए तमाम जमीनी काम को सम्मान दे रही है, पद्म सम्मान दे रही है केंद्र सरकार। सिक्किम देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य। आज ऑर्गेनिक खेती सिक्किम की नई पहचान बन गई है और इसका पूरा श्रेय जाता है सिक्किम के किसानों को। और सिक्किम में जैविक खेती के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले किसानों में 98 वर्षीय तुलाराम उप्रेती भी शामिल हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। एक छोटा किसान जिन्हें बचपन से ही खेती से बड़ा लगाव था। शुरुआत से पारंपरिक खेती में ही दिलचस्पी थी, इसलिए हमेशा जैविक खेती ही की। उप्रेती ने खेती में कई प्रकार के नवाचार किए ताकि अच्छी फसल उत्पादित की जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी अपनाया और उनके ये प्रयास करीब 6 दशक पहले तब शुरू हो चुके थे जब सिक्किम सरकार ने ऑर्गेनिक मिशन की शुरुआत भी नहीं की थी। जीवन पर्यंत पारंपरिक तरीके से बिना किसी केमिकल का प्रयोग किए एक सफल किसान साबित हुए हैं तुलाराम उप्रेती। मैंने कभी भी खेती में रसायन का प्रयोग नहीं किया है। हमेशा गाय भैंस का मल ही प्रयोग किया है। मैं रसायन का प्रयोग करने से दूसरों को भी मना करता हूँ। भारत सरकार ने मुझे जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस जमीन का भी है। देश में जितने भी किसानों को यह सम्मान मिला है, मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पद्मश्री मिलने से सभी लोग बहुत खुश हैं। मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाया है कि कभी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना, हमेशा प्राकृतिक खाद प्रयोग करना, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा। तुलाराम उप्रेती ने अपने जैविक खेती के तौर तरीकों से अन्य किसानों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन्होंने कई किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए। आज तुलाराम उप्रेती जैसे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि सिक्किम की कृषि क्षेत्र में रसायनों पर निर्भरता खत्म हो गई है और सिक्किम बना है जैविक खेती में देश का सिरमौर। तुलाराम उप्रेती जिन्होंने भारत की प्राचीन खेती प्रणाली को समझा और समझकर कार्य किया, खेती की। जिस तरह से भारत में हजारों वर्षों से प्राकृतिक खेती होती जा रही थी, उसको उन्होंने समझा और ऐसे दौर में जब रासायनिक खेती का जोर है, उन्होंने प्राचीन खेती को पकड़ा और प्राकृतिक खेती की। और ऐसा ही नहीं कि उसने खुद की, प्रदेश के दूसरे किसानों को भी उन्होंने सिखाया, शिक्षा दी, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया और इसीलिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चयनित किया। उनके प्रयास से ही सिक्किम एक ऐसा राज्य बना जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ, प्राकृतिक खेती के लिए चुना गया और आज सिक्किम में केवल प्राकृतिक खेती हो रही है। रासायनिक खेती पर वहाँ पूर्ण प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है। विश्व को जैविक खेती भारत की ही देन है। जैविक खेती का इतिहास टटोलें तो भारतवर्ष की कृषि परंपराएं ही इसके मूल में प्रदर्शित होती हैं। ये कृषि परंपराएं 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं और यहाँ के किसान 5 सहस्त्राब्दी से कृषि ज्ञान में परिपूर्ण किसान हैं और इस ज्ञान को बदलते वक्त की चुनौतियों के बीच भी सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं तुलाराम उप्रेती जैसे अनुभवी किसान। जैविक खेती के प्रेरक तुलाराम उप्रेती को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये योजना देश के किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आई है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ट्वीट संदेशों के जवाब में ये बात कही। रामचंद्र जांगड़ा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदों के बारे में जानकारी दी थी। और मॉनसून के बारे में मौसम विभाग के अनुमान का इंतजार कर रहे लोगों को आज अच्छी खबर उस समय मिली जब मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि मॉनसून इस साल सामान्य रहेगा। इस अनुमान से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2023 के लिए मॉनसून की भविष्यवाणी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून का दीर्घावधि औसत 96% रहेगा, जो कि सामान्य स्तर माना जाता है। मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान किसानों और कृषि सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर है। खरीफ की फसलों, खासतौर पर धान की उपज पर अच्छी बारिश का काफी फायदा मिल सकता है, जिससे खरीफ में खाद्यान्न उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। जून जुलाई के महीने में अच्छी वर्षा के अनुमान से धान के बुआई के रकबे में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया, जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। सामान्य मानसून के अनुमान का मतलब देश में जून से सितंबर माह के बीच अच्छी वर्षा से है, जिसका असर देश के जलाशयों पर भी पड़ेगा, जिससे अगले साल गर्मी के महीनों में शहरों में जल की उपलब्धता भी बेहतर रह सकती है। मौसम विभाग ने अप्रैल और मई में देश के कुछ राज्यों में गर्म हवाएं चलने और तापमान में बढ़त की बात भी कही है। खास बात यह है कि फरवरी-मार्च 2023 के दौरान उत्तरी गोलार्ध के बर्फ से ढके क्षेत्र सामान्य से कम पाए गए हैं, जिसका अच्छा असर मॉनसून की बारिश पर देखने को मिलता है। हालांकि अल नीनो की मध्यम स्थिति मॉनसून के दौरान विकसित हो सकती है, लेकिन इसका असर अगर पड़ेगा भी तो मॉनसून के बाद के महीनों में थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। एल नीनो के साथ मॉनसून से रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एवो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। गौरतलब है कि आईएमडी जून सितंबर में वर्षा के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का अनुमान जारी करता है। 2 चरणों में पूरे देश में औसत वर्षा के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया जाता है। 96 से 104% तक सामान्य मानसून, 105 से 110 तक सामान्य से अधिक मानसून की श्रेणी मानी जाती है, जबकि 90 से 95 के बीच सामान्य से कम बारिश मानी जाती है। मंगलवार को जारी अनुमान से काफी राहत मिली है, जिसका सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को राजकोट मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी, अलीगढ़ और मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अप्रैल को अरहर का भाव था 7,500 रुपए। 11 अप्रैल को उसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,525 रुपए। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 10 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 7,880 रुपए। 11 अप्रैल को इसके सौदे 125 रुपए टूटकर 7,755 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 10 अप्रैल को अरहर का भाव था 6,780 रुपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,770 रुपए। मथुरा मंडी में 10 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,760 रुपए। 11 अप्रैल को उसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 6,740 रुपए पर आ गया। बात उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की करें तो मंगलवार को बहराइच मंडी में अरहर का भाव रहा 6,850 रुपए। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए। इटावा मंडी में अरहर 7,450 रुपए पर बिकी, जबकि मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,800 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बीते साल की तुलना में 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर और सीहोर के अलावा दूसरे इलाकों में गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। यहाँ पिछले साल मार्च के महीने में कुल गेहूं की खरीद लगभग 10,000 मीट्रिक टन हुई थी, जबकि इस साल 27 मार्च तक ही ये आंकड़ा पार हो चुका है। सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए पिछले साल लगभग 18 लाख किसानों ने गेहूं की खरीद में भाग लिया था, जबकि इस साल 31 लाख से अधिक किसान गेहूं की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल गेहूं की अच्छी खरीद हो सकती है। पिछले रबी विपणन सत्र 2022-23 के दौरान वास्तव में खरीदे गए 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तुलना में रबी विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीद के लिए 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की अनुमानित पैदावार लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। वहीं भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में हुई बारिश ने गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की खासी आवक बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 10 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव था 2,200 रुपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में 60 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,260 रुपए। इसी तरह राजकोट मंडी में शरबती गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अप्रैल को शरबती गेहूं का भाव रहा 2,425 रुपए। 11 अप्रैल को इसके सौदे 35 रुपए चढ़कर 2,460 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लोकवान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 अप्रैल को लोकवान गेहूं 2,195 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 10 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,250 रुपए पर बरकरार रहा। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं।
साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें। वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई करें। किसान अंगूर की तोड़ाई कर लें। साथ ही गेहूं की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली की खुदाई करें। इसके अलावा टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। टमाटर की तोड़ाई भी कर लें। वहीं बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर लें। कर्नाटक में आम के बागों में सिंचाई करें। आम के बागों से खरपतवार निकालें। आम के बागों में ही पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय अदरक की बुआई करते रहें। इसके साथ ही हल्दी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। कर्नाटक में मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये ट्रेन देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के दौर में देश बड़े लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड से लड़ाई में अस्पतालों के संसाधनों को परखने के लिए चलाया गया 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रहा। 2 दिन में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 724 जिलों में 33,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें 5,000 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हुए। बिहार में बुधवार को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। इस भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बुधवार भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता भी 4.3 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट कर जानकारी दी। राजधानी नई दिल्ली में 2 दिन तक चले मंथन के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 32 ओबीसी, 30 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय रेलवे गर्मियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। देश भर के प्रमुख स्थलों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद है एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से मिलें और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,830 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,692 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।